हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट से। एंड इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस हैं और इस एक्सरसाइज के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैं पिछले वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप पहले वहाँ से एक बार चेक करें, उसके बाद में आप ये वीडियो देखें। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली जंप करेंगे यहाँ से तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। एंड फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो मैं जैसा कि बार बार कहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन करें। डेफिनेटली मैं उस क्वेश्चन को पिक करूंगी एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी सोल्यूशंस होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट से। और क्या हमें करना है इस क्वेश्चन में, वंस अगेन इट इज लाइक कि आपको सबसे पहले इसके जीरोस को फाइंड करना है और उसके बाद में जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि उसका जो रिलेशनशिप है जीरोस का एंड कॉफिशिएंट्स का, उन दोनों रिलेशनशिप्स को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो दो हमें काम करने हैं यहाँ पे। पहला हमारा काम क्या है, जीरोस को फाइंड करना, जो कि हम ऑलरेडी इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम कर आए हैं। सेम ही स्टेप है। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके क्वेश्चंस को लूंगी। मतलब मेरी तरफ से ये मैंने आपको एज एन असाइनमेंट में दिए थे क्वेश्चंस, बट ठीक है, फिर उसके बाद मुझे लगा कि असाइनमेंट ठीक है, आप लोग अपने हैंड पे प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन अगर सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर दूंगी तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी। तो चलो, इसीलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि इसके जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी हैं, जो भी पेंडिंग पार्ट्स हैं, उनको भी कवर अप कर लेते हैं एक बार। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, थर्ड जो इसका पार्ट है, आप स्क्रीन पे देखें अभी क्वेश्चन को, ये वाला थर्ड, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इट इज 6x²। आई होप स्क्रीन आप सब लोगों को विजिबल होगा। ठीक है, 6x² -3 - 7x। ठीक है, तो पहली तो चीज बच्चा, आप सब लोगों को पता है कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो ये होता है ax² + bx + c। अगर क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है पॉलिनोमियल तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है। यानी कि जो वेरिएबल्स की पावर होती है, वेरिएबल्स की पावर के डिक्रीमेंट में होता है वो। ठीक है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है, दैट मीन्स वो 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो हमें देख लेना है कि क्वेश्चन हमारा उस तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो वो थोड़ा देखने में, हालांकि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट देखने में और आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे 6x² लिखा हमने। ठीक है, उसके बाद देखो कांस्टेंट आ रखा है और उसके बाद में वेरिएबल की पावर 1 आ रखा है, ये वाली टर्म आ रखी है। तो हालांकि आप समझ गए होंगे कि इसका सीक्वेंसिंग कुछ हम ऐसा लिख दें तो ये थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा कि ax² + bx + c इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसके फॉर्मेट में हमने इसको पहले लिख दिया है। कुछ नहीं है, देखो 3 को मैंने बाद में लिखा और 3 को अगर आप पहले लिख रहे हो तो ज्यादा इसमें कोई फर्क आता नहीं है। आप भी समझ रहे हो कि अगर मैं ये लिख दूं कि 4 - 2 और -2 + 4 तो फर्क क्या आ गया, कुछ भी नहीं आया। बट ये है कि इसको देखो, इसको देखते ही आप समझ रहे हो, मतलब कि सोल्यूशन करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है कोई चीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद में हमारा जो काम है वो ये है कि हमें जीरोस को फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो जीरोस को फाइंड करने के लिए हमने जैसे ही लास्ट क्वेश्चन में किया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को अपन ने यूज किया था। ठीक है, अभी आपको याद आ रहा होगा धीरे धीरे कि किस तरीके से अपने इन सम्स को सॉल्व किया था। तो देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या कर रहे थे हम कि फर्स्ट एंड थर्ड, आई थिंक मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, और बच्चों ने भी बताया था लास्ट वीडियो में। चलो ठीक है, तो देखते हैं कि फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, आपको ऐसे दो फैक्टर्स को देखना है। ऐसे दो फैक्टर्स को आपको पता करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर उनका मल्टीप्लीकेशन कितना आए, जो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन है। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन देखो कितना आ गया, 6x² को मल्टीप्लाई बाई 3 करो, कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 18, 6 3 18। ठीक है, और x² ये आ गया। तो आपको ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आना चाहिए 18x², और उन दोनों को या तो तुम प्लस करो या तो माइनस करो। दोनों में से किसी एक सिचुएशन पे क्या बनना चाहिए, -7x बनना चाहिए। यानी कि जो मिडिल वाली जो आपकी टर्म है
वो बननी चाहिए। तो ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो अपन पहले देख कर आए हैं। तो अभी आप सोच के बताओ कि ऐसे कोई दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। देखो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 18 बन गया, एक्स स्क्वायर लेके आना है तो 9x एंड 2x दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18x स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब देखो बच्चा आपको 7x भी लेके आना है और वो भी माइनस का। तो देखो 9 में से 2 को माइनस करो, थोड़ा मतलब पेन पेपर के बजाय थोड़ा सा दिमाग से उस चीज को मतलब लॉजिकली उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करो कि 9 - 2 करेंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, 7x बन गया। बट मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, -7x कहे, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस का 7x चाहिए। तो -7x के लिए सब्ट्रैक्शन तो करना है, लेकिन साइन हमेशा किसका आता है, जो बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 9 - 2 करेंगे तब तो प्लस का 7 आ गया। बट मैं अगर -9 + 2 लिख दूंगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7x आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने x लगा दिया, यहाँ पे मैंने x लगा दिया, तो ये रिजल्ट आ गया माइनस का 7x। ठीक है, तो हमारे पास में दो फैक्टर्स आ गए, -9x एंड 2x। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये थोड़ा सा इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं एक बार, बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है इसमें। तो फर्स्ट हमारे पास में क्या था, फर्स्ट और लास्ट दोनों को हम पहले लिख लेंगे। देखो फर्स्ट हमारे पास में क्या था, 6x² और लास्ट में हमारे पास में क्या था, माइनस का 7x। ठीक है, सॉरी, मैंने भी जो आपका फर्स्ट दे रखा था उसी से डिफाइन कर लिया इसको। देखो हमने जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई थी वो ये वाली बनाई थी, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में क्या आ रहा है, 6x² माइनस का 7x - 3, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो 6x² - 7x - 3 ये मेरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट मेरा आ गया 6x², लास्ट में मैंने लिख दिया -3। ठीक है, अब जो ये मिडिल टर्म है, ये वाली मिडिल टर्म, इसकी जगह मुझे वो दो फैक्टर्स देखने हैं जो मैंने अभी डिसाइड करे हैं। तो वो दो फैक्टर्स क्या है, -9x + 2x। क्लियर है। अब देखो जैसा हमने पहले क्वेश्चंस में किया था, इन दोनों में से क्या लेना है, आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा बच्चे। 3x कॉमन आ गया, डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा। भाई कॉमन लेने के बाद में आप क्या करते हो, कॉमन लेने के बाद में जो आपने कॉमन लिया उसको डिवाइड करके डिसाइड करोगे ना कि यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो 3x को इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x बचेगा। 3 का 6 से करेंगे तो कितना आ गया, 2, एंड x और x² कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, x बच गया। ठीक है, अब देखो 3x को 9x में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, 3 3 = 9। ठीक है, अब देखो 2x और -3 कुछ आ रहा है कॉमन, यहाँ पे कोई भी आपको टर्म कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही। तो जब आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो उस केस में हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। पहले भी अपन ने क्वेश्चन किया है ऐसा, तो 1 लिया तो 1 को देखो डिवाइड कर लो इससे, तो ये सेम ही आपके पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एक सिंगल टर्म बन गई है, ये एक सिंगल टर्म बन गई है। इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ये कॉमन ले सकते हो। बचा क्या अंदर, यहाँ पे 3x बचा, यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, तो ये आपके पास में फैक्टर्स आ गए फाइनली, ये आपके पास में फाइनल इसका आउटपुट आया। अब यहाँ से हम जीरोस को फाइंड कैसे कर सकते हैं, जीरोस को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट टू 0 कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 2 आए हमारे पास में फैक्टर, 2x - 3 आया एक फैक्टर, तो इसको इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ गई। ठीक है, सिमिलरली 3x + 1 को अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास में x की दो वैल्यूज आ गई हैं, 3/2 एंड -1/3। तो ये क्या है मेरे पास में अल्फा, और ये क्या हो गया हमारे पास में बीटा। ठीक है, तो देखो अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास में, 3/2, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। तो एक बार इन वैल्यूज को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई और बीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है। ठीक है, तो अल्फा मेरे पास में आया 3/2 एंड ये आ गया -1/3। सो दिस इज 3/2 और ये है -1/3। ठीक है, तो ये अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज को अपन ने सॉल्व कर लिया। और क्वेश्चन हमारा क्या चल रहा था, इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन ये चल रही थी 6x² - 7x - 3, यानी कि ये थर्ड वाला क्वेश्चन था। अब देखो जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, कि फर्स्ट पार्ट था कि आपको जीरोस बताने हैं, तो जीरोस तो ये दोनों आ गए हैं। अब हमें आगे क्या करना है, देखो ये हालांकि इतना लेंदी प्रोसेस है नहीं, बट मैं थोड़ा सा आपको डीप में बता रही हूँ इसलिए आपको ये लेंदी लग सकता है। हम एक एक छोटी छोटी कैलकुलेशन को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये क्या बच्चों वाली सी हरकतें भी आप करवा रहे हो, कि मतलब एडिशन करके सब्ट्रैक्शन करके भी ये चीजें, बट क्या होता है कि
हर बच्चे की कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं होती है, ठीक है। आपकी अगर फास्ट है तो अच्छी बात है, उसको आप थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं और वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा आगे भी जंप कर सकते हैं, बट कुछ बच्चों की स्पीड इतनी फास्ट नहीं होती है, तो आई थिंक सभी को सेंट्रलाइज लेकर चलना पड़ता है। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशंस को भी यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ। बाकी रेस्ट ऑफ जैसा आप लोग फीडबैक करेंगे उसके अकॉर्डिंगली अपन क्लास को परस्यू करेंगे। सो देखिए, अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यूज अपने पास में आ गई है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ओके, तो देखो हमने क्या किया था, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, लास्ट क्वेश्चन में भी हम करके आए हैं। अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो ए बी सी अपन देख लेते हैं पहले क्या होता है। ए कितना है यहाँ पे 6, हमने पहले देखा है ना। ए क्या होता है, इसको कंपेयर ही तो करना है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके साथ में आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो ए है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो यहाँ पे 6 है, राइट। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, बी, तो एक्स का कॉफिशिएंट बी है, तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, -7, तो -7 आ गई बी की वैल्यू। ठीक है, सी यानी कि कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो सी कितना है, -3 है हमारे पास में, तो ये -3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो देखो माइनस लिख दिया हमने, बी की वैल्यू कितनी है, -7 है, -7 लगा दी, ए कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो 7/6 आ गई। अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन ए, है ना। सी की वैल्यू कितनी है, -3, ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, थोड़ा सा इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, -1/2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास में ये आ गया। ठीक है, लेकिन जो हम ये तो आया फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, ठीक है, लेकिन हमने भी तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज को सॉल्व किया है, जीरोस को हमने फाइंड किया है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा अल्फा कितना आया था बच्चे, 3/2, बीटा हमारे पास में कितना आया था, -1/3। किसी एक को भी आप अल्फा नाम दे सकते हो, आप इसको भी अल्फा कह सकते हो, इसको बीटा कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा अगर हम हमारे सोल्यूशन के अकॉर्डिंगली चलें, तो क्योंकि हमें वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई का मतलब ही क्या हो गया कि आपने जो सॉल्व किया है और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली और जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली है, उन दोनों की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तभी आपका वेरिफिकेशन सही है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा हमारा, देखो 3/2 आई थी अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आई थी -1/3, राइट। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया, एंड 9 एंड 2, तो ये आ गया मेरे पास में 7/6। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 7/6। अब मुझे एक बार चेक करके बताओ कि अल्फा प्लस बीटा जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व किया अभी, वो कितना आ रहा है, ये देखो कितना आ रहा है, 7/6 आ रही है वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स ये वेरिफिकेशन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखो ये वेरीफाई हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा भी चेक कर लेते हैं कितना आना चाहिए। अल्फा की वैल्यू 3/2 है, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का कितना है 1/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितनी आ गई वैल्यू, -1/2। तो अल्फा इंटू बीटा आया -1/2, अल्फा इंटू बीटा यहाँ कितना है, -1/2, ये रहा -1/2। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल वेरीफाइड है इनका रिलेशनशिप, और ये आपका सोल्यूशन बिल्कुल राइट है। ठीक है, यहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है कि आपने जो जीरोस की वैल्यूज निकाली हैं, अगर आपके पास में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और आपने जीरोस की वैल्यू को फाइंड किया, फाइंड करके आप अगर वेरीफाई हो रहा है, दैट मीन्स कि आपकी जो वैल्यूज आपने निकाली है वो बिल्कुल सही है, और अगर नहीं है तो आप एक बार इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्रॉस चेक कर सकते हो। तो आई होप क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो आई थिंक सारे ही क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज के अलावा जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आर.डी. शर्मा है, वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए और 10 के 10 क्वेश्चन अगर अपन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों का एडिशनल प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा ट्राई करना है। एंड जो आपकी एनसीईआरटी है उसके अलावा आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है जो आप करना चाहते हैं और आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप जस्ट उसका पिक्चर क्लिक करके जैसे भी है आप कमेंट में या फिर आप मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपन इस चीज़ पे भी डेफिनेटली इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि
एंड ऑफ द डे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी ही कराना यहाँ पे आपका कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4u² + 8u। क्वेश्चन देख के थोड़ा सा अलग लग रहा होगा ना, अलग, एक तो वैसे ही वेरिएबल अलग दे दिया यहाँ पे कि u दे रखा है, हमें आदत ही हो जाती है x की y की, है ना। तो ये एक नया वेरिएबल है, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, u s t कुछ भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिंपली ये देखना है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो कौन सा है। तो देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है, हाईएस्ट पावर 2 दे रखी है, दैट मीन्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है वेरिएबल, यहाँ पे u है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x² का जो कॉफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 8 हो गई। लेकिन क्या हमारे पास में, हमारे इस क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट टर्म दे रखी है, देख के बताओ, कोई कांस्टेंट टर्म दे रखी है, नहीं दे रखी है। तो कांस्टेंट नहीं दे रखा है तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। तो यानी कि c की वैल्यू मेरे पास में कितनी हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। तो a b c हमने इस बार पहले ही लिख लिए हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार फिर क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास में 4, b की वैल्यू आ गई है 8 और c की वैल्यू आ गई है 0। अब देखो, अब मैं करूंगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो क्या है मेरा क्वेश्चन, 4u² + 8u, ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो देखो लास्ट की टर्म तो है नहीं यहाँ पे, है ना, 0 दे रखा है। तो उससे पहले, मिडिल टर्म से पहले आपको देख के क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा ना कि कुछ इसमें चेंजेस हम कर सकते हैं। देखो सबसे पहले, अगर कॉमन मैथ्स में आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, कुछ भी सम को परफॉर्म कर रहे हो, अगर कॉमन कहीं आ रहा है तो आपको उसको लेना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही शॉर्ट बन जाएगी, क्वेश्चन काफी हद तक ईजी बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन था इक्वेट टू 0, तो अपन इसको कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 4 और इसके अंदर से कॉमन लिया मैंने, तो 4u आ गया, बचा क्या है यहाँ पे, u बच गया। क्योंकि मैंने इसको इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये होता है, इसको इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो, ठीक है। u और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बच गया, इक्वल्स टू 0। एक ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है। पहली जो ये टर्म है, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगी तो u की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर जो दूसरी टर्म है u+2, इसको मैं 0 के इक्वल कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में थी ना। तो मैं इसको अगर डायरेक्ट करती हूँ या फिर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, 0/4u भी कर सकती हूँ। तो u की वैल्यू कहीं ना कहीं आपके पास में 0 आएगी, और सेकंड जो वैल्यू आएगी वो u की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई आपके पास में। तो यहाँ पे आपके पास में देखो, एक वैल्यू आ गई u की 0 और दूसरी वैल्यू u की हमारे पास में क्या आ गई, -2। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि अल्फा मेरे पास में 0 है और बीटा मेरे पास में कितना है, -2 है, ठीक है। अब देखो अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई अपने पास में। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, वेरीफाई करना। तो अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं पहले। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बच्चे, -b/a होता है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, है ना, थोड़ा, मतलब क्योंकि अभी काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये 4th चल रहा है सेम ही पैटर्न का, तो थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे इस चीज को। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b/a, ठीक है। माइनस का b अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया था, 8 आया था, ठीक है। तो माइनस का 8, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। देखो थोड़ा फास्ट करोगे ना, आपको भी मजा आएगा, दिमाग चलेगा थोड़ा। बार बार एक ही एक चीज को रिपीट करूं मैं, a ऐसे निकालना है, b ऐसे निकालना है, तो वो थोड़ा सा जो बच्चे ग्रास्प कर रहे हैं बोर हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो थोड़ा आप लोग भी स्पीड अप करने की कोशिश करो। कहीं अटक रही है कोई चीज तो पीछे के 2-3 क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि उनके अंदर तो एक एक चीज बताइए कि a कैसे निकालना है, b कैसे निकालना है ना। तो अब देखो b की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी थी 8 आ गई। तो -b/a लिखा, सॉल्व किया, कितना आ गया, -2 आ गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे तो आ गया -2, अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन कितना आएगा, 0 और -2, यही तो वैल्यू आई है। अल्फा की वैल्यू 0 आई है और बीटा की वैल्यू -2 आई है, तो 0 -2 कितना आया, -2। मतलब मैंने ऐड ही किया है, हालांकि ये चीज शायद से बताने की जरूरत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा ही किया है मैंने। 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -2, तो 0 प्लस माइनस माइनस ऐसे करके -2 आया, ठीक है। तो अब देखो -2 सेम आ रही है वैल्यू, यानी कि वेरीफाइड है। सिमिलरली हम एक बार अल्फा इंटू बीटा को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करना है तो हमें क्या करना है, c/a होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा करते हैं तो कितना होता है, c/a। c की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 0। a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 4, ठीक है। तो कितनी आ गई वैल्यू, 0 आ गई।
अल्फा इंटू बीटा, वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में वैल्यू यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है -2। अब ये तो आपको पता ही है कि किसी भी वैल्यू से 0 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 ही आना है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू भी सेम आ गई, यानी कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दोनों ही तरीके से सेम आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी कोफिशिएंट, यानी कि ए बी सी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, एंड अकॉर्डिंग टू द जीरोस, जो हमने जीरोस निकाले और उनके हिसाब से अगर हम इनको ऐड करके या मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये वेरीफाइड है। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारे पास में t² - 15।